दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है, मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हरबोला सर सरस्वती ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पोस्ट गुप्ता पीरियड यानी उत्तर गुप्तकाल की चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे उत्तर गुप्तकाल पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम लेते हैं हर्षवर्धन। ठीक है, आज हम हर्षवर्धन के बारे में जानने वाले हैं। तो हर्षवर्धन के शासनकाल की जो जानकारी है, उसके सबसे पहले हम उसके स्रोत जानेंगे, कहां से हमको इसकी जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन के बारे में। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। इसकी रचनाएं हर्षचरित्र, कादंबरी व पार्वती परिणय थी। ठीक है, पहला स्रोत तो हर्ष के बारे में जो जानकारी मिलने का है वह बाणभट्ट के जो लेखन कार्य है उसका, इसके द्वारा। दूसरी जो स्रोत है, दूसरा स्रोत वह है चीनी यात्री ह्वेनसांग, जो 7वीं शताब्दी में भारत आया था। उसने भी हर्ष के बारे में तथा तत्कालीन समाज के बारे में, जो हर्ष के शासन की राज व्यवस्था के बारे में, ये सब विवरण जो है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने दिया था। और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। रत्नावली नागानंद तथा प्रियदर्शिका, ये हर्ष के नाटक हैं और ये भी हर्षकालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में या राजनीतिक दशा के बारे में हमको बताते हैं। हर्ष के बल्लभी के विरुद्ध जो साकल अभियान था, उसकी जानकारी जो है हमें नौसारी ताम्रपत्र से मिलती है। यानी ताम्रपत्र में क्या होती थी, विजयों की जानकारी होती थी। और ताम्रपत्र में और भी बहुत सारी अभिलेख जो है जानकारियां मिलती थी, जैसे ब्राह्मणों को क्या क्या भूमि अनुदान दिए हैं, इसका भी पता चलता था, या किस सामंत को कौन सा पुरस्कार दिया है, ये भी ताम्रपत्र के द्वारा ही पता चलता था। तो एक प्रकार से ये अभिलेख का काम करते थे। तो इस प्रकार से जो जानकारी हर्ष के बारे में हमें मिलती है वह इन स्रोतों से हमको प्राप्त होती है। अब यहां पे जानते हैं दोस्तों हर्ष की उत्पत्ति के बारे में। हर्ष कौन था, क्या था तथा उसका प्रारंभिक जीवन कैसा था। तो हर्ष जो था प्रभाकर वर्मन का दूसरा पुत्र था। ठीक है, यानी प्रभाकर वर्मन का पहला जो पुत्र था वह था राज्यवर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन का ये दूसरा पुत्र था। तो प्रभाकर वर्मन जो है पुष्यभूति वंश के पहले शासक थे। यानी प्रभाकर वर्मन क्या थे, पुष्यभूति वंश के पहले शासक थे और गुप्तों के सामंत थे, यानी गुप्तों के दरबार में सेवाएं देते थे। अब क्या होता है कि गुप्त शासन काल में मैंने बताया हुणों का आक्रमण हो गया था। हुणों ने जो है बहुत ही गुप्तों को काफी परेशान किया था। तो इस स्थिति का फायदा उठा करके प्रभाकर वर्मन ने क्या किया, उन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया। इस प्रकार से वह स्वतंत्र शासक बन बैठे। कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन के साथ उसकी बहन, यानी किसकी बहन, हर्ष की बहन राजश्री का विवाह हुआ था। यानी जो कन्नौज के राजा थे वो मौखरी वंश के थे। तो कन्नौज के राजा मौखरी वंश जो थे ग्रहवर्मन की हत्या किसने करवाई थी, मालवा के शासक देवगुप्त ने जो है इसकी हत्या कर दी थी। तथा शशांक के साथ मिलकर के उन्होंने क्या कर दिया, कन्नौज पर अधिकार कर लिया। यानी कन्नौज को उन्होंने हत्या लिया और राजश्री को बंदी बना लिया। अब राजश्री कैसे ना कैसे छूट जाती है उनके चंगुल से और वह मध्य देश के जंगलों को भाग जाती है। राज्यवर्धन ने देवगुप्त के विरुद्ध, अब क्या होता है, जब उन्होंने क्या किया कि जब ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और जो राजश्री है वह विधवा हो गई, तो इन सब का बदला लेने के लिए जो राज्यवर्धन थे उन्होंने देवगुप्त के विरुद्ध क्या किया, अभियान कर उसकी हत्या कर दी। और किंतु क्या होता है, शशांक जो होते हैं, शशांक जो है राज्यवर्धन को धोखे से मार देते हैं। शशांक राज्यवर्धन को धोखे से मार देते हैं। थानेश्वर में हर्ष अपने भाई की जगह, अब जब राज्यवर्धन मर जाता है तो हर्ष का राज्यारोहण होता है राज्यवर्धन की
जगह उनको राजा बना दिया जाता है। उन्होंने अपने जीजा की हत्या का बदला लिया, ठीक है। वह अपनी बहन को ढूंढ निकालने में भी ये क्या हो गए, हर्ष क्या हो गए, कामयाब हो गए, यानी हर्ष को सफलता मिल गई, हर्ष ने राजश्री को भी ढूंढ लिया। अब क्या होता है इसके बाद हर्ष के क्या करते हैं कि पंजाब है, मिथिला, कन्नौज, गौड़ का भाग या उड़ीसा को उन्होंने क्या कर लिया, अपने राज्य में मिला लिया और उन सबको अपने अधीन बना दिया। और उन्होंने एक उपाधि धारण की, उस उपाधि का नाम है शीलादित्य। यानी एग्जाम में आ सकता है कि हर्षवर्धन ने पंजाब, मिथिला, कन्नौज, गौड़ का भाग या उड़ीसा को अधीन कर कौन सी उपाधि धारण की, ठीक है। तो यह शशांक को हरा करके कौन सी उपाधि धारण की, ऐसे पूछा जा सकता है। तो कौन सी उपाधि है, तो शीलादित्य की उपाधि है। जैसे मैंने आपको बताया था कि गुप्त शासक, परम भट्टारक महाराज, परमेश्वर आदि की उपाधि धारण करते थे, उसी प्रकार से जो है इन्होंने भी क्या कर दी, शीलादित्य की उपाधि धारण कर ली। आप देखते हैं हर्ष के सैन्य अभियान कौन कौन से थे, ठीक है। तो हर्ष का जो सबसे पहला जो सैन्य अभियान था वह कन्नौज पर कब्जा था, ठीक है। तो कन्नौज पर उन्होंने कब्जा किया, क्योंकि कन्नौज पर शशांक ने कब्जा कर लिया था। तो क्या हुआ था, तो वहां उसने क्या कर दिया, शशांक को कन्नौज से खदेड़ा और कन्नौज पर उन्होंने जो है कन्नौज को अपने थानेश्वर में मिला लिया और कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से कन्नौज पर हर्ष का कब्जा हो गया। दूसरी बात देखिए, दूसरा विजय अभियान क्या था उसका, बल्लभी पर उसने क्या की, हर्ष ने जो है विजय प्राप्त की थी। तो सबसे पहले जानिए कि बल्लभी के साथ जो प्रारंभ में हर्ष के परिवार के जो है मैत्रीपूर्ण संबंध थे, लेकिन क्या होता है कि मालवा के साथ विवाद होने पर स्थिति बिगड़ती है और बाद में क्या होता है, जो बल्लभी के राजा थे, कौन थे राजा, वो थे ध्रुवसेन द्वितीय को ये जो है हर्ष पराजित कर देते हैं। तो हर्ष ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित करते हैं, ऐसा पता किस अभिलेख से लगता है दोस्तों, तो ये जानिए नौसारी ताम्रपत्र से पता लगता है कि हर्ष ने बल्लभी में विजय प्राप्त की थी तथा राजा ध्रुवसेन द्वितीय को हराया था। अगला युद्ध जो था, अगला जो पुलकेशन द्वितीय के साथ इनका युद्ध हुआ, इस युद्ध में हर्ष के विजय अभियान इस संघर्ष का कारण बना, ठीक है। जो हर्ष का इससे पहले जो विजय अभियान चल रहा था उसका बल्लभी के साथ संघर्ष है, या कन्नौज पर उसकी विजय है, या कन्नौज को उसने जो है अपने राज्य में मिलाया, ठीक है। तो ये सब कारण था उसकी, क्योंकि वह अपने राज्य का विस्तार कर रहा था। तो इससे क्या हुआ, पुलकेशन द्वितीय जो था वह क्या हुआ, वह थोड़ा सा एक्टिव हो गया। अब उसने कहा कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे ऊपर भी चढ़ाई ना कर दे, इससे अच्छा है कि सबसे पहले मैं ही इसकी शुरुआत कर दूं। तो पुलकेशन के साथ हुए युद्ध का जो विवरण मिलता है वो मित्रों रवि कीर्ति कौन था, ये अब रवि कीर्ति जो है ये एक स्तंभकार है, स्तंभ आपके जो है स्मृति लेखन करता है। ये इनके बारे में पुलकेशन का जो है दरबारी कवि था, इसने क्या किया था, क्योंकि जो पुलकेशन के जो विजय अभियान थे उनके बारे में ये प्रशस्ति वगैरह लिखता है। जो रवि कीर्ति की प्रशस्ति है, ठीक है, उसके द्वारा और ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि हर्ष का पुलकेशन द्वितीय के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है। हालांकि ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं है जो ये बताता है कि हर्ष इसमें हार गया था, ठीक है। अब देखते हैं यहां पे हर्षकालीन प्रशासन या हर्ष का प्रशासन कैसा था, क्या था, ये जानते हैं। तो हर्ष ने अपने राज्य को गुप्त राजाओं की तरह ही उन्होंने अपने राज्य को चलाया, गुप्त शासकों की तरह ही उन्होंने अपने राज्य को चलाया। हर्ष की सेना में 1 लाख से ज्यादा घुड़सवार थे और 60,000 हाथी थे, ठीक है। कितने थे, 1 लाख से ज्यादा घुड़सवार और 60,000 के करीब हाथी थे। तो यह सेना मौर्यों से भी ज्यादा लगती है, यानी मौर्यों से सेना ज्यादा थी। लेकिन
ऐसा लगता है कि ज़्यादा सेना थी, लेकिन ऐसा रहा होगा क्योंकि गुप्त काल के पतन के बाद सामंतवादी जो गतिविधियां थी वह सिर उठाने लगी थी। तो जो सामंत थे हर्ष के, तो वो सामंत शायद हो सकता है उनको सेना में सहायता करते होंगे, यानी सभी की मिलीजुली जो सेना होती होगी वह ये संख्या के बराबर होगी। अगला देखिए क्या था कि ब्राह्मणों तथा पुजारियों को भूमि अनुदान दिया जाता था, यानी अनुदान की व्यवस्था, ठीक है, अनुदान की व्यवस्था, उनको भूमि दान दे दिया जाता था। अधिकारियों को भी पुरस्कार देने की प्रथा थी, यानी अधिकारियों को भी पुरस्कार देने से क्या हुआ, सामंत काल की यानी सामंतवादी जो गतिविधियां थी उसकी शुरुआत हो गई थी। इसी के कारण क्या हुआ, बाद में जब सामंत क्या हो गए, ज्यादा शक्तिशाली बनने लगे। अब देखिए यहां पे अर्थव्यवस्था पे बात करते हैं। गुप्त आपके हर्षकालीन जो अर्थव्यवस्था है वह क्या है, तो हर्ष के अधीन अर्थव्यवस्था सामंती अर्थव्यवस्था थी और स्वावलंबी जो थी, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी। कैसी थी अर्थव्यवस्था, सामंती व स्वावलंबी हो गई थी, ठीक है। व्यापार में कमी आनी प्रारंभ हो गई थी, गुप्त काल में ही व्यापार में कमी आनी प्रारंभ हो गई थी, लेकिन हर्ष के समय में भी क्या था, वह कमी आनी जारी रही। ह्वेनसांग समाज में 4 वर्णों की उपस्थिति को स्वीकार करता है। ह्वेनसांग बताता है कि तत्कालीन समाज 4 वर्गों में विभाजित था। मुद्रा में कमी आई, अगला देखिए दोस्तों, मुद्रा में भी कमी आई। व्यापारिक केंद्र जो भी थे उनका पतन होना शुरू हो गया था, उनका पतन हो गया था। श्रेणियों की समाप्ति हो गई थी, तो श्रेणियों की समाप्ति होने से क्या हुआ कि हस्तशिल्प में भी क्या आई, कमी आई। श्रेणियों की समाप्ति हो गई तो क्या है, हस्तशिल्पों में भी कमी आई। और कृषि केवल स्थानीय मांग के अनुसार ही होती थी, जितनी मांग स्थानीय आधार पर मिलती थी उसी हिसाब से कृषि भी होती थी। अब देखिए हर्ष के अधीन समाज, उस समय समाज कैसा था, तो इस काल में वर्णाश्रम व्यवस्था का उदय हुआ और यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था का एक अंग बन गया, यानी वर्णाश्रम व्यवस्था ज्यादा कठोर हो गई, ठीक है। हर कार्य वर्ण व्यवस्था के अंदर ही होता था, किसी भी प्रकार का जो ब्राह्मणिकल वर्ग होता था, जो कर्मकांड होते थे वह वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ही होते थे। महिलाओं की दशा और खराब हो गई, स्वयंवर प्रथा खत्म हो गई बिल्कुल। और क्या होता है, सती प्रथा कुछ स्थानों में प्रचलन में थी और दहेज प्रथा आम बात हो गई, यानी बहुत ही कठिन व्यवस्था हो गई, कठिन अवस्था आ गई महिलाओं के लिए, उनकी दशा खराब हुई। स्वयंवर प्रथा भी खत्म हो गई, सती प्रथा भी कुछ स्थानों में थी, दहेज प्रथा का भी प्रारंभ हो गया, यानी दहेज प्रथा आम बात हो गई। अब देखिए हर्ष के अधीन धर्म, यानी हर्ष के शासनकाल के समय क्या धर्म थे, देखो ब्राह्मणवाद तो शक्तिशाली हुआ था, ये हम आपको काफी बता चुके हैं। इसमें ब्राह्मणवादी जो गतिविधियां थी वह शक्तिशाली हो गई थी। बौद्ध धर्म का पतन हो गया था, हालांकि हर्ष जो थे बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया था, लेकिन बौद्ध धर्म का फिर भी क्या हुआ, पतन हुआ। दोस्तों आखिरी में हम यहां पे देखते हैं जैन धर्म में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया, ना ही जैन धर्म का पतन हुआ, ना ही जैन धर्म में विकासवादी गतिविधियां हुई। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएं। धन्यवाद।